बनारस एक ऐसा शहर जहां जिंदगी और मौत के मायने जैसे घुल-मिल से जाते हैं। आज हम काशीनाथ सिंह के चर्चित उपन्यास काशी का 80 के पन्नों में उतर रहे हैं। एक ऐसी किताब जो बनारस की आत्मा को, उसकी रूह को पकड़ती है, मतलब उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। बिल्कुल, और ये पकड़ किसी फिल्टर के साथ नहीं है। जैसा आपने कहा, उपन्यास बनारस को दिखाता है बिना किसी लाग लपेट के। उसकी गंदगी है तो वो भी है, उसकी रूहानी चमक है वो भी है, और हाँ, आध्यात्मिकता की आड़ में चलती दुकानदारी वो भी है। हाँ, लोगों की वो अल्हड़ मस्ती और उनके अंदर कहीं दबा हुआ अंधेरा भी, सब कुछ एक साथ, जैसे बनारस खोदे। तो आज इस बातचीत का मकसद है इसी उपन्यास के जरिए बनारस के असली, मतलब वो जो मल्टी लेयर्ड चेहरा है, उसे समझना, उसके विरोधाभासों को, उसके अनूठे किरदारों को और उन सवालों के तह तक जाना जो ये किताब उठाती है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य सिर्फ कहानी जानना नहीं, बल्कि उस अनुभव को महसूस करना है। आपने अनुभव शब्द का इस्तेमाल किया और वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2009 में आई ये किताब पारंपरिक अर्थों में उपन्यास कम और बनारस का एक जीवंत दस्तावेज ज्यादा लगती है। हाँ, बिल्कुल। इसमें वहाँ के लोग हैं, उनकी खास बनारसी बोली है, उनके रिवाज हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद कच्चा अनफिल्टर्ड चिट्ठा है। हाँ, और इसीलिए ये चर्चा शायद कहीं हंसाएगी, कहीं सोचने पर मजबूर करेगी और हो सकता है कहीं थोड़ी असहज भी कर दे। हो सकता है। तो चलिए सीधे उतरते हैं 80 घाट की उन्हीं सीढ़ियों पर जहां ये दुनिया खुलती है। अच्छा, इस किताब की जो बनावट है वो थोड़ी अलग है ना? मतलब कोई सीधी कहानी नहीं चलती इसमें। नहीं, पारंपरिक ढांचे से बिल्कुल अलग। इसे बनारस का प्रवाह कह सकते हैं। जैसे गंगा बहती है वैसे ही ये कथा भी बहती है। कोई एक हीरो नहीं, कोई एक सीधी कहानी नहीं। अच्छा। बल्कि 80 घाट और उसके आसपास के इलाके में घटनी छोटी बड़ी घटनाएं हैं, बहसें हैं, मुलाकातें हैं, उनका एक कोलाज है। जैसे जिंदगी के टुकड़े जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई हो। बिल्कुल, वही मिलकर बनारस की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और किरदार कमाल के हैं। मुझे तो पढ़ते हुए लगा ही नहीं कि ये गड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी नुक्कड़ की चाय की दुकान पे इनसे मिल के आ रहे हो। बहुत असली। हाँ, यही खासियत है। इसमें एक मुख्य किरदार है, एक लेखक जो शायद खुद काशीनाथ सिंह का ही एक साहित्यिक रूप है। क्या ऐसा है? ऐसा माना जा सकता है, हाँ। वो बनारस में रहते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं और 80 घाट की उन बैठकों का, उन बहसों का हिस्सा हैं। वो एक तरह से हमारे गाइड हैं, एक ऑब्जर्वर, जिनकी नजर से हम बनारस के इस जटिल ताने बाने को देखते हैं। अच्छा, मतलब वो देखते हैं, सुनते हैं। हाँ, ज्यादातर सुनते हैं, देखते हैं और दर्ज करते हैं। उनके अपने विचार हैं, पर वो किरदारों को बोलने देते हैं। और रंगों की बात करें तो बनारस के कई चेहरे इस किताब में उभरते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा दिखने वाले, बाबा और साधु। हाँ, हजारों की तादाद में। और किताब दिखाती है कि कुछ असली ज्ञानी हैं तो कुछ बस साधु के भेष में धंधा कर रहे हैं। अच्छा, ये पहलू दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। किताब दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिकता भी एक तरह का, आप कह सकते हैं, सुव्यवस्थित व्यवसाय बन सकती है। कई बाबाओं का मुख्य ध्यान विदेशी पर्यटकों पर है। दान दक्षिणा है, बड़े बड़े आश्रम हैं, अनुयायियों का पूरा नेटवर्क है। मतलब आस्था का एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। बिल्कुल, एक संगठित तंत्र है जो बाजार के नियमों पर चलता दिखता है। ये थोड़ा कड़वा सच है, पर किताब इसे सामने रखती है कि कैसे पवित्रता का भी मार्केट बन जाता है। और ये सिर्फ बाबाओं तक ही सीमित नहीं है शायद, फिर नेता भी आते हैं कहानी में। हाँ, नेता कैसे पीछे रह सकते हैं बनारस में। उपन्यास दिखाता है कि कैसे वोट बैंक के लिए धर्म और जाति का इस्तेमाल होता है, कैसे बनारस की गरीबी और अशिक्षा का राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। बिल्कुल, घाटों पर वो भव्य आयोजन होते हैं, मीडिया की चकाचौंध होती है, छवि निर्माण का खेल चलता रहता है। ये सब बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। और खास बात यह है कि ये राजनीति शहर के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने से अलग नहीं है, बल्कि उसी में गुथी हुई है, उसी का हिस्सा है। उपन्यास दिखाता है कि कैसे घाट पर होने वाला कोई धार्मिक आयोजन भी असल में एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। अच्छा। या कैसे किसी जातिगत समीकरण को साधने के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। हाँ, वही। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर इन बाबाओं और नेताओं की दुनिया के परे आम लोग भी तो हैं। वो चाय वाला है जिसकी दुकान पर ये सारी बहसें होती हैं। हाँ। वो नाव चलाने वाला है, मंदिरों के पुजारी हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं। उनकी अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद है, उनके अपने छोटे छोटे सपने हैं। और यही लोग असल में बनारस की धड़कन है। उपन्यास उन्हें नजरअंदाज नहीं करता, बिल्कुल नहीं। उनकी बातचीत, उनकी चिंताएं
जैसे बच्चे की फीस कैसे भरें या धंधा मंदा क्यों है, उनकी उम्मीदें, उनकी छोटी छोटी चालाकियां और उनकी जिंदा दिली। हाँ, वो बनारसी अंदाज। हाँ, वही। इन्हीं से शहर का रोज का जीवन बनता है। काशीनाथ सिंह इन आम किरदारों को भी उतनी ही शिद्दत से चित्रित करते हैं। वो इस व्यवस्था का हिस्सा भी हैं और कई बार शिकार भी। किताब में व्यवस्था पर मतलब सिस्टम पर बहुत तीखा व्यंग्य भी है। जैसे वो गंगा एक्शन प्लान का जिक्र आता है। ओह हाँ, गंगा एक्शन प्लान। सरकार गंगा को साफ करने के लिए बड़ा भारी प्लान लाती है, करोड़ों का बजट आता है, मीटिंग पर मीटिंग होती हैं, एक्सपर्ट कमेटियां बनती हैं। और नतीजा सिफर, शून्य। उपन्यास दिखाता है कि पैसा कहाँ गया पता नहीं चलता। फाइलें एक मेज से दूसरी मेज घूमती रहती हैं। और गंगा मैली की मैली रहती है। ये नौकरशाही पर, भ्रष्टाचार पर और उस पूरे सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा है जो बदलाव का ढोंग तो करता है पर असल में बदलाव को रोकता है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस पवित्र गंगा को बचाने का प्रयास हो रहा है, वही प्रयास सिस्टम के अपने प्रदूषण से ग्रस्त है। व्यवस्था की ये जड़ता सिर्फ सरकारी योजनाओं तक ही सीमित नहीं है, शायद शहर की रूह पर, उसके हुनर पर भी असर डाल रही है, खासकर बनारस के बुनकरों पर। हाँ, ये बहुत मार्मिक पहलू है किताब का और बहुत पीड़ादायक भी। कैसे? देखिए, हथकरघा जो सदियों से बनारस की पहचान रहा है, उसकी शान रहा है, वो मशीनी कपड़ों और बदलते बाजार के सामने दम तोड़ रहा है। उपन्यास बुनकरों की बदहाली दिखाता है। गरीबी है, कर्ज है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा या भविष्य की उम्मीद नहीं है। तो ये सिर्फ एक उद्योग का मरना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी संस्कृति का, एक जीवन शैली का, पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान और कला का शरण है, उसका मिटना है। ये वाकई बनारसी व्यवसायीकरण का दूसरा, कहीं ज्यादा दर्दनाक चेहरा है। एक तरफ आध्यात्मिकता का बाजार सज रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ शहर की असली कला, उसका हुनर दम तोड़ रहा है। क्या ये विरोधाभास नहीं है? बिल्कुल है। और उपन्यास इसी विरोधाभास को पकड़ता है बहुत सदैवे ढंग से। ये दिखाता है कि विकास या आधुनिकता की इस एक तरफा दौड़ में क्या कुछ पीछे छूट रहा है, क्या कुछ रौंदा जागा है। ये आर्थिक बदलावों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिणामों पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। और इस बदलाव की चक्की में पिसती हुई एक और पीढ़ी है, युवा पीढ़ी। वो भी दिखती है उपन्यास में। हाँ, दिखती है, और वो परंपरा और आधुनिकता के पाटों के बीच फंसी हुई नजर आती है। कैसे? मतलब क्या कश्मकश है उनकी? कश्मकश ये है कि एक तरफ पश्चिमी संस्कृति का ग्लैमर है, अच्छी नौकरी और पैसे का आकर्षण है, दूसरी तरफ घर के संस्कार हैं, बनारस की वो जड़ें हैं जिन्हें वो छोड़ भी नहीं पा रही। तो एक तरह का कंफ्यूजन है। हाँ, उनमें एक बेचैनी है, एक दिशाहीनता का भाव है। उपन्यास इस पीढ़ी के भ्रम को, उनकी हताशा को, लेकिन साथ ही एक बेहतर जिंदगी की उनकी तीव्र इच्छा को भी दिखाता है। वो पुराने बनारस और नए भागते हुए इंडिया के बीच कहीं कहीं अटक गए हैं। उनकी भाषा बदल रही है, प्राथमिकताएं बदल रही हैं, लेकिन अंदर एक संघर्ष जारी है। काशीनाथ सिंह ने इन सारे अलग अलग किरदारों, मुद्दों और विरोधाभासों को बड़ी कुशलता से एक साथ बुना है। वो एक दृश्य से दूसरे पर इतनी सहजता से जाते हैं जैसे हम खुद बनारस की किसी गली में घूम रहे हों। एक मोड़ पर प्राचीन मंदिर है तो अगले ही मोड़ पर देसी शराब का ठेका। बिल्कुल। सुबह गंगा में डुबकी लगाने वाले शाम को भांग छानते दिखते हैं। हाँ, यही विरोधाभास तो बनारस का चरित्र है। किताब चीख चीख कर यही कहती है, जहां एक ओर मोक्षदायिनी गंगा है, वहीं घाटों पर गंदगी का अंबार भी है। जहां गहरी आध्यात्मिकता है, वहीं उतनी ही गहरी दुनियादारी भी है। पवित्रता और अपवित्रता, शांति और कोलाहल सब साथ साथ चलते हैं, बल्कि एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। यही बनारस है। तो ये किताब बनारस की कोई साफ सुथरी ऐसी रोमांटिक तस्वीर पेश नहीं करती जो अक्सर हम देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी जटिल, उलझी हुई, कई परतों वाली सच्चाई को सामने रखती है। ये पाठक को असहज करती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है। ये दिखाती है कि बनारस सिर्फ मंदिरों, घाटों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं है। ये एक जीता जागता, धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ शहर है जिसमें जिंदगी के हर रंग मौजूद हैं, उजले भी, मैले भी, उदास भी, और बेहद जिंदा दिल और मजेदार भी। तो कुल मिलाकर देखें तो काशी का 80 सिर्फ बनारस की कहानी नहीं लगती। ये कहीं ना कहीं भारत के हर उस प्राचीन शहर की कहानी बन जाती है। सही कहा आपने। जो आधुनिकता की लहरों और अपनी गहरी जड़ों के बीच संतुलन तलाश रहा है। ये उन लोगों की कहानी है जो बदलाव से शायद डरते हैं,
पर ये भी जानते हैं कि बदलाव तो होकर रहेगा। और लेखक का कमाल यही है कि वो कोई जजमेंट नहीं देते, कोई फैसला नहीं सुनाते। काशीनाथ सिंह ने बस एक आईना सामने रख दिया है। उस आईने में 80 घाट की बैठकें दिखती हैं, बनारस दिखता है, और अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हम सब भी दिखते हैं। हम सब कैसे? हमारा समाज, हमारा पाखंड, हमारे दोहरे मापदंड, हमारे अपने अंदर के विरोधाभास, सब कुछ उस आईने में नजर आता है। इससे एक बात ये भी समझ आती है कि आध्यात्मिकता शायद सिर्फ बाहरी रस्मों रिवाजों या धार्मिक स्थलों में नहीं है। हाँ, शायद नहीं है। वो शायद आपसी व्यवहार में है, ईमानदारी में है, दूसरे इंसान को समझने में है। और अगर व्यावसायीकरण हमारी संस्कृति को, हमारी कला को निगल रहा है, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी चुप्पियों या हमारी अपनी बदलती प्राथमिकताओं की भी भूमिका नहीं है? निश्चित रूप से। ये किताब इन सवालों से जूझने पर मजबूर करती है और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या बनारस, जिसे शाश्वत कहा जाता है, वाकई शाश्वत है या वो तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव में अपनी असल आत्मा खो रहा है? क्या आध्यात्मिकता और ये बेलगाम होता बाजारवाद साथ साथ चल सकते हैं? क्या बनारस का वो फक्कड़पन, वो अल्हड़ मस्ती, वो गुरु वाला अंदाज बचा रहेगा? ये सवाल पाठक के मन में रह जाते हैं। शायद अगली बार जब कोई बनारस जाए तो वो सिर्फ मंदिरों की घंटियों और गंगा आरती के नज़ारों तक ही सीमित ना रहे। हाँ, ये जरूरी है। बल्कि 80 घाट की सीढ़ियों पर, पान की गुमटियों पर, चाय की दुकानों पर बैठे उन आम लोगों की बातों को, उनकी अनकही कहानियों को सुनने की कोशिश करे, क्योंकि शहर की असल धड़कन तो शायद वहीं सुनाई देती है। बिल्कुल, क्योंकि बनारस महज एक भौगोलिक जगह नहीं है, वो एक एहसास है, एक मनोदशा है, और काशी का 80 उसी गहरे जटिल एहसास को जिंदा करती है। ये हमें उकसाती है कि हम सतह के नीचे झांकें, उन सच्चाइयों को देखें जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या जिन पर पर्दा डाल दिया जाता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, और शायद ये उन सबके मन में उठेगा जिन्होंने इस चर्चा को सुना। पूछिए, क्या सवाल है? सवाल यही है कि विकास और विरासत के बीच ये जो नाजुक संतुलन है, ये आखिर कैसे साधा जाए? ये चुनौती सिर्फ बनारस की नहीं है, ये हमारे अपने शहरों की है, हमारे अपने समाज की है। कैसे तय हो कि क्या बचाना जरूरी है और किस बदलाव को अपनाना मजबूरी है या जरूरत? ये इस वक्त के सबसे बड़े सवालों में से एक है, और इसका कोई आसान या बना बनाया जवाब नहीं है। सच कहूं तो ये एक लगातार चलने वाली बहस है, एक निरंतर खोज है। काशी का 80 जैसी रचनाएं महत्वपूर्ण इसीलिए हैं कि वे हमें इस मुश्किल बहस में उतरने के लिए बिना किसी भ्रम के एक मजबूत और ईमानदार जमीन मुहैया कराती हैं। वो हमें सोचने पर, सवाल करने पर मजबूर करती हैं।